समझ रहे हो? ये अगर वेव ऐसे चल रही है तो एक साइकिल कंप्लीट करती है। देखो ये ऐसे गई वेव, तो को साइकिल कैसे कंप्लीट करती है, इस वेव साइकिल को भी देख लो। जैसे ये आधी गई ना यहाँ पे, तो ये इसका मतलब ये यहां से यहां गई, ओके, हाफ हो गया। फिर इधर नीचे आई, ये हाफ सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल। फिर ये इधर नीचे आई, ठीक है ना। फिर ये यहां ऊपर आई, कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई कंप्लीट है, ओके। ये एक साइकिल बोलते हैं। यहां से यहां तक ले लो, या यहां से यहां तक ले लो, या यहां से यहां तक ले लो। ये एक साइकिल जब कंप्लीट करेगी उतने को इसका क्या कहेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, देख रहे हो ना, यहां तक गई तो मतलब ये, ठीक है, यहां से यहां आई मतलब ये, यहां से यहां गई मतलब ये, ठीक है, और फिर यहां से यहां पहुंच गई मतलब कंप्लीट साइकिल। तो ये अपने आप को बार बार रिपीट करती है, ठीक है ना। एक सेकंड में ये जितनी बार अपनी आप को रिपीट करेगी, द रिपीटेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सेकंड में ये साइकिल जितनी बार रिपीट होगी, यानी अगर कोई फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, अगर कोई पहिया नाच रहा है, जैसे मेरा ईशान साइकिल चला रहा है या ईशान साइकिल चला रहा है, एक सेकंड में जितनी बार पहिया घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। गेटिंग? तो फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड वो कितनी तेज, यानी कितनी तेजी से घूम रहा है, दैट इज नॉन एज, कितनी तेजी से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तुम अगर ऐसे भी जा रहे हो, सुनो इधर देखो, ये मान लो तुम्हारा स्कोप है, ठीक है, तुम यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां आई, ठीक है ना, ओके, और ये बार बार जितनी बार कर रहे हो दैट इज कॉल्ड, एक सेकंड में जितनी बार कर रहे हो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो लेंथ है इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ। ये जो है इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओके, ठीक है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जैसे मैंने बताया था ये एग्जांपल देकर कि ऐसे 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 मान लो ये है और एक ये बड़ी वेव है, एक सेकंड के अंदर ये यहां से यहां पहुंचती है और एक सेकंड में ये 4 बार घूम जाती है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाले की। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों, फॉर्मूला क्या है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और प्रोपोर्शन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी किसी वेव की, और कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम एनर्जी होगी, ठीक है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब आप देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी, यहां पे जो आपको पिक्चर दिख रही है, उसमें ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जो आ रहा है, देखो ना पीला वाला, सन से जो आ रही है रेडिएशन, देख रहे हो ना, वो कितनी फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कम है, तो जब वो ट्रांसपेरेंट है एकदम, आगे सीधे अर्थ पे टकराएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। ये वाली जो दूसरी वाली है देखो, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है रेड वाले की, तो वो जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही है, देखो रेड रेड जो दिखा रहा है, ठीक है ना। कुछ निकल भी जाएगी लेकिन एब्जॉर्ब होगी, कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। और वेवलेंथ ज्यादा है तो लॉन्ग वेव, वेव की लेंथ ज्यादा है तो लॉन्ग, वेव की लेंथ कम है तो शॉर्ट, तो शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेव की फ्रीक्वेंसी, तो शॉर्ट वेव क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और लॉन्ग वेव क्या है, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ओके। और इसीलिए और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो क्या है, लॉन्ग वेव है, और जो सोलर रेडिएशन है वो क्या है, इंसोलेशन जो है वो क्या है, शॉर्ट वेव है। समझ रहे हो? तो एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होता है, किससे गर्म होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, क्योंकि वो लॉन्ग वेव है। बात आ रही समझ में? ओनली एटमॉस्फेयर गर्म होता है ओनली थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना कल पढ़ा दिया था, फिर भी गधे हो एकदम। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन आया 2012 में, अब बताओ कौन सा आंसर होगा। अब दोबारा से करो इसको, क्वेश्चन को, 2012 का क्वेश्चन है यूपीएससी प्री का, पढ़ो।
नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिकॉज यही क्वेश्चन मैंने भी पूछा था। तो कह रही हो तुम कि क्या नाम है वो सर इतना लंबा बताना पड़ेगा, लंबा लिखा नहीं है देखो कि 3-4 स्टेटमेंट है। Atmosphere can be heated upward from only from Earth's surface. There is more moisture in the upper atmosphere. The air is less dense in the upper atmosphere. तो सरफेस से ही अपवर्ड हीट होती है, तो क्लियर हो गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है वो, सोलर रेडिएशन वो हीट करेगा नहीं। तो बेसिकली आज सरफेस से जो रेडिएशन निकल रहा है उसी से हीट होगा, तो पहला सही हो गया। मॉइस्चर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। है 1 and 3 रहेगा, हाँ सही है। द एयर इज लेस डेंसर इन द अपर एटमोस्फेयर, कम है तो वो कहां पहुंच जाएगा, 1 and 3 आंसर हो जाएगा। कल मैंने बताया तो था, ये गड़बड़ करते रहते यार। स्ट्रेटोस्फेयर देख रहे हो, स्ट्रेटोस्फेयर बताया। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है रीता? सर वहाँ पे क्या नाम है, आज तुम्हारी पे बिरयानी छुड़वा दूंगा, आज नहारी वारी अगर नहीं बताया क्वेश्चन यहीं बैठी रहोगी। सर वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, और ओजोन लेयर के ऊपर जब सन की लाइट्स पड़ती हैं तो उससे वो रिफ्लेक्ट बैक को मतलब अच्छा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या एब्जॉर्ब कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर एल्बिडो होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। यहाँ बच्चे सोचना पड़ेगा, यहाँ सब कनेक्टेड है, ये मत सोचना। इसीलिए मैं इतना इधर क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आगे जाऊंगा तो और फिनोमिना अभी फिजिक्स पढ़ानी है, तो जब यही नहीं समझ में आएगा तो वो क्या समझ में आएगा। और फिर ऐसे ही हवा में जैसे और लोग पढ़ा देते हैं ज्योग्राफी, ऐसी तुम भी पढ़ लोगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ठीक से पढ़ो, तो इसलिए दिमाग थोड़ा सा लगाओ। सर वहाँ पे आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन क्या होता है? इंसुलेशन भी कोई चीज होती है, आइसोलेशन तो किसी को आइसोलेट कर देना है। इंसुलेशन नहीं है वहां, देखो जो सन इंसुलेशन मतलब ठीक है, अर्थ पे जो पहुंच रहा है इंसुलेशन है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो यूवी रेज आती है, मैंने क्या बताया था, ये मैंने तुम्हें इन्वायरमेंट में भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, फिर भी बोल रही हो। जब जो यूवी रेज, सोलर रेडिएशन का वो पार्ट जो यूवी रेज है वो आती है, वो ओजोन लेयर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से वो हीट हो जाती है वहां, ठीक है ना, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इतनी सी बात बतानी है। मीजोस्फेयर मैंने बता दिया था, ग्रीन हाउस गैसेज एब्सेंस है। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड नाम याद रखिएगा, मैं इसको आगे बात करूंगा इसके बारे में ओजोन लेयर डिप्लेशन में, और भी तो वैसे बात करूं तो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का नाम जरूर याद रखिएगा। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बेसिकली जो डस्ट वगैरह होता है मेटेराइट्स वगैरह का, उससे बनता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वेपर से। तो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। थर्मोस्फेयर मैंने आपको डी लेयर तक बता दी, डी लेयर वगैरह क्या होती है, ई लेयर क्या होती है, क्या होता है आयनोस्फेयर, आयन से बना हुआ है, बहुत सारे आयनाइज वहां पे आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं ये मैंने बताया था आपको, आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर आयंस, पहले तो ये बताओ, बताओ भाई आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज, तुम नहीं, तुम लोग बताओ आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल क्या होता है, बचपन में पढ़ा है केमिस्ट्री में, आयंस तो पढ़ाई होगा, चलो आयंस ही बता दो, छोड़ो क्या बताओ, आयंस बताओ क्या होते हैं। ये तो बोला ना आयनोस्फेयर है, तो आयंस तो जाना होगा, आयनोस्फेयर आयन से बना, कल जल्दी जल्दी में मैंने वो कुछ चीजें छोड़ी हैं कि चलो आज देखेंगे, मैंने बहुत पढ़ के आना इसीलिए। चलो बोलो भाई, शमा आयंस क्या होते हैं केमिस्ट्री की, ये मतलब एमएससी केमिस्ट्री, ये बताइए मुझे आयंस क्या होते हैं। ऑर्बिटल को कौन छोड़ देता है, जो 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 तो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो वो ये जब इलेक्ट्रॉन अगर अगर छोड़ेगा तो हाँ सही, जब जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, और उस पर तो कोई चार्ज फ्री रेडिकल पे तो होता नहीं। तो फ्री रेडिकल की तुम बात कर रही हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों कह रही हो।
अच्छा, कब फ्री रेडिकल कब बनते हैं? चलो, होमोलेटिक फिजन में फ्री रेडिकल बनेंगे कि हेटेरोलेटिक फिजन में? हम्म। केमिस्ट्री एमएससी, डिग्री डिग्री मेरे नाम पे लिखवा दो तुम। ठीक। अच्छा चलो ठीक है, बस छोड़ो। सुनो सुनो, ध्यान सुन लो। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, जब वो होता है आयनिक बॉन्डिंग, तो अगर ब्रेक होगा, ठीक है, अगर आयनिक बॉन्डिंग ब्रेक होगी, जैसे NaCl में आयनिक बॉन्डिंग है, वो ब्रेक होगा तो आयंस बनाएगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, वो आयंस होंगे। इसमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उसके पास कमी है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर हावी हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हावी हो गया, ठीक है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन सी, जो जिनमें पावर्स लगभग बराबर है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो जब ब्रेक होगी, एच आयन अलग हो गया, मतलब एच अलग हो गया, तो वो क्या है, एक एटम है, लेकिन वो हाईली रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं सर्वाइव कर पाएगा। जैसे H2 ब्रेक हो गया, अब उसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक और चाहिए हाइड्रोजन कहीं से भी, तो वो जो बनाएगा वो चार्ज नहीं है, क्योंकि होमोलेटिक फिजन अगर हो रहा है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर लोग जा रहे हैं, पढ़ा है। जब हेट्रोलेटिक फिजन होता है, तो जैसे क्लोरीन और जैसे HCl है, उसका अगर फिजन हो जाए, ठीक है ना, तो क्लोरीन हेट्रोलेटिक फिजन कहते हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉन भी छीन लेगा, किसका, और उसको प्रोटॉन बना देगा, किसको, हाइड्रोजन को। समझ रहे हो ना? जैसे थोड़ा सा केमिस्ट्री समझिए, सुनो सुनो सुनो, थोड़ी केमिस्ट्री सुनो। वो कहाँ गया? हाँ, देखो देखो, यहाँ ध्यान से सुनो। जैसे जैसे देखो, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हीलियम बनना चाहते हैं, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। यही ऑक्टेट स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। इन दोनों हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक एटम है। इन्होंने क्या कर दिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली। अब ये दोनों बराबर ताकत के हैं, अगर ये ब्रेक होंगे तो ये अपना हाइड्रोजन ले जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसको बोलेंगे होमोलेटिक फिजन, और ये बनाएगा फ्री रेडिकल। ये किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे Cl मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, Cl के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। Cl के पास कितना है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7 है। इसने इसके साथ रिएक्शन कर लिया, किसके साथ, मान लो इसके साथ रिएक्शन कर लिया ये, तो ये जो बॉन्डिंग होगी, ये अमीर आदमी और ये गरीब आदमी, राइट। अब एक अमीर और पहले गरीब गरीब बढ़िया था, अमीर गरीब ने शादी कर दिया, अगर इनके बाद में कहीं से ब्रेकअप हो गया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, कौन, और ये जो हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है ना, ये ओके। और ये क्या है, प्रोटॉन बन गया एक तरह से, ठीक है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये निकल गया, तो वो भी खत्म। यानी ये जो है चार्ज हो जाएगा, और ऐसे जब होता है तब ये आयंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, आयंस, ओके। और अगर ऐसा होता है तो फ्री रेडिकल बनेंगे, ओके। यानी अपना अपना लेकर गए, लेकिन वो रिएक्टिव है, क्योंकि भाई क्या होता है ना, जैसे मतलब होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि तड़फ रहे होते हैं कि अगर मेरा ब्रेकअप हो, जल्दी से किसी से पैचअप हो जाए, है ना। तो जब फ्री रेडिकल इस टाइप के हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, वो जल्दी से पैचअप करना चाहते हैं अपने लेवल के बंदे से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसला क्या है, ठीक है ना, ये एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी इन्होंने, उसने मारा तो उसका भी लात मार के भगाया, यानी डैमेज कर दिया, जो थे वो भी नहीं रह गए, समझ रहे हो ना। तो बराबर वालों में जाना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है ना, तो उसके पास तो कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है, वो तो तुम्हारी लंका लगा देगा, तो इनकी लंका लगा दी, ठीक है, इनको प्रोटॉन बना दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग तो हो जाती है, बॉन्डिंग तो कोवेलेंट हो गई, लेकिन जब जाओगे, जब विदलन होगा, यानी जब टूटेगा, जब हेट्रोलेटिक फिजन होगा, तो ये आपका भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ लटकाया रहेगा, जबकि इसको ये लटकाया रहेगा, और ये जो है ये क्या होगा, क्या, वालेकुम अदनान, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्लास ले रहा हूँ, मैं देख लूंगा उसको, फिर बात करूंगा, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो फाइन। तो ये जो है ये आयंस है, क्या है, आयंस।
इसी तरह से गैसेस आयनाइज हो जाती हैं जब उनका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी भी तरीके से, वो किसी भी तरह से मतलब टेम्परेचर से भी निकल जाता है, ठीक है। इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सुनी है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब टेम्परेचर एक द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक आउट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेल, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेल, जो सेल से, आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट या कैरी द इलेक्ट्रॉन, या ठीक है, टू लीव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या आयनाइज द गैस, कुछ भी ऐसे वर्ड में लिखा रहेगा। तो यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ गैस, गैसियस एटम, ठीक है, या एक उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, वो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर यानी कि ज्यादा होगा तो उसके आयन बाहर, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गएगा तो क्या बन जाएगा? वो आयन बन जाएगा। यही चीज यहाँ पे हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आयनाइज हो जा रही है गैसेस, गेटिंग? इसलिए आयंस बहुत सारे हो जा रहे हैं, और इस वजह से आयंस बहुत सारे होने की वजह से क्या हो रहा है? आयनोस्फीयर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? तो मैंने डी लेयर आपको बताई, डी लेयर बताई कि कहां से बन रहा है, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, इतना तो जानने का, डी ई एफ जी लेयर होता है, ठीक है ना? ठीक है। और इनका ये क्या क्या किस टाइम बनते हैं ये भी बता दिया था मैंने, ओके। और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर कहलाता है, और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ द ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन। गलत बात, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सेकंड में क्या है? लॉन्ग वेवलेंथ बोल रहा है, रेडियो वेव लॉन्ग वेवलेंथ, इससे क्या मतलब है? उससे वहां पे आयन से मतलब है, राइट। तो इसके बाद में फिर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सोस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्सोस्फेयर उससे ऊपर है। अब आता है ऑरोरा। ऑरोरा क्या होता है? एक बहुत ही जबरदस्त फिनोमिना है। ये जैसे दिख रहा है आपको ना, ये ग्रीन ग्रीन सा, ये ग्लोइंग जो लाइट होती है, ठीक है, मिडनाइट के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे। कहां पे? हाई लैटिट्यूड पे। जब हाई लैटिट्यूड पे आप जाते हैं, लैटिट्यूड हाई का मतलब क्या है? एल्टीट्यूड हाई और लैटिट्यूड हाई का मतलब समझते हो ना? एल्टीट्यूड हाई मतलब ऐसे हाइट में चले जाओ, ठीक है, और लैटिट्यूड का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हो या सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हो, मतलब सदर्न पोल की तरफ या नॉर्दर्न पोल की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना? तो जब लैटिट्यूड में आप हायर की तरफ जाते हो, लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, तब आपको क्या होगा? आप ऊपर देखोगे, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, पोल्स की साइड में मैग्नेट्स है, मैंने दिखाया था मैग्नेटिक पोल आप लोगों को मार्क करवाया था। तो उस मैग्नेटिक की वजह से जो तो आपको पता है कि जब चार्ज कोई चीज होगी या इस तरह की कोई चीज होगी तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यही चीज होती है कि ये अट्रैक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो आयंस आपस में टकराते हैं, उससे एक बहुत बेहतरीन क्या बनता है, मतलब पैटर्न बनता है इस तरह से। सोलर जो सन की जो रेडिएशन इमिट होती है, जो कोरोना है, वहां से रेडिएशन अक्सर इमिट होती रहती है। तो जब वो इंटरेक्ट करती है मैग्नेटोस्फेयर, यानी मैग्नेटोस्फेयर जो मैग्नेट है अर्थ का, उससे जब इंटरेक्ट करती है तो एक पैटर्न टाइप से बनाती है। उनके कोलाइज होने से चार्ज पार्टिकल के, वो रोशनी टाइप से स्पार्क होता है, चमकता है, दैट इज कॉल्ड ऑरोरा। क्या कहलाते हैं उसको? ऑरोरा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, देख रहे हो ना, ये दिख रहा होगा आपको, कॉलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल आयनाइज द इमिटेड रिलीज ऑफ द लाइट। अरे आगे बढ़ो, हाँ यहाँ दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे जियो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये क्या होता है? इसकी वजह से जो अट्रैक्ट होती है और चार्ज पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑरोरा डेवलप होता है। देखो नॉर्दर्न पोल पे दिखा रहा है ना। और ये इस साइड में आपको बताइए कि एकदम जो पोल है उससे बगल में ही आपका मैग्नेटिक पोल है, दिख रहा है ना? ओके। तो विजिबल होता है ये, हाई लैटिट्यूड पे विजिबल होता है ये ऑरोरा। बहुत जबरदस्त पैटर्न बन रहा होता है, दिख रहा होता है। और ये जब आप नॉर्थ पोल की साइड में जाते हो या साउथ पोल की साइड में जाते हो तो आपको वहां पे ऑरोरा दिख रहा होता है, ठीक है ना? अगर नॉर्थ साइड में जब आप देखते हो ऑरोरा, तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरोलिस। क्या बोलते हैं? बोरोलिस। और जब साउथ साइड में देखते हो तो इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस। क्या बोलते हैं? बोरोलिस मतलब नॉर्थ वाला, और साउथ वाला ऑस्ट्रेलिस। यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, सर्च कर लो एक बार नेट पे कि ऑरोरा बोरोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, हर चीज नहीं लिखी होती है ना स्लाइड में। यहां पे क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट